देखो अपन ने क्रिया के भेद के बारे में बात की थी, कर्म के आधार पर अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन पढ़ने जा रहे थे, अपन कल ही बात चली थी अपनी, जिसके अपन ने 5 भेद किए थे। उसमें मैंने आपको एक बात क्लियर कर ली कि कुछ हमारे हिंदी का आचार्य ये मानते हैं कि इसको हम प्रयोग के आधार पर बांटते हैं, कुछ मानते हैं कि इसको हम संरचना के आधार पर। यदि प्रयोग के आधार पर लिखा हुआ आता है तो भी कितने भेद हैं? 5। यदि संरचना के आधार पर लिखा था कितने भेद हैं? 5। लेकिन ऐसा लिखा था प्रयोग या संरचना के तो प्रयोग एवं संरचना के आधार पर आता है। कितने प्रकार है? 8 प्रकार है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अपन जो कर रहे हैं वो प्रयोग के आधार पर कर रहे थे। प्रयोग के आधार पर कितने भेद थे? 5, जिसको अपन ने कल काफी पढ़ लिया था। ठीक है ना। तो उसका जो पहला भेद था वो कौन सा था? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि हम ये जो कार्य करवाते हैं, कर्ता किसी दूसरे द्वारा क्या करता है? कार्य करवाते। लिखो इसमें, कर्ता किसी दूसरे द्वारा कार्य करवाता है। समझ में आ गया? इसमें क्या होगा? कर्ता किसी दूसरे द्वारा कार्य करवाता है। जैसे कुछ अपन उदाहरण लिखते थे, जैसे राधा ने केशव से सब्जी बनवाई। ठीक है। अध्यापक ने छात्रों से सफाई करवाई। राम ने लक्ष्मण से जड़ी बूटी मंगवाई। परमा ने भगवती से पर्यायवाची शब्द लिखवाए। देखिए इन 4 वाक्य हैं। पहला वाक्य, राधा ने केशव से सब्जी बनवाई, यानी कर्ता क्या है? राधा है। केशव यहाँ क्रम है और सब्जी भी क्रम, उससे बनवाने के लिए क्या कर रहा है? वो प्रेरित कर रहा है। दूसरे में वो काम हो रहा है कि अध्यापक करता है और दूसरों द्वारा क्या करवा रहा है? कार्य करवा। तीसरा में भी क्या है? लक्ष्मण से जड़ी बूटी मंगवाई जा रही। और चौथे में पबा क्या कर रही है? भगवती से पर्यायवाची शब्द लिखवा रही। यानी कोई न कोई प्रेरणा का काम हो रहा है। समझ में आ गया आपको? चलो, समझ में आ गई है कौन सी क्रिया की अपने? अब दूसरा जो इसका भाग है वो है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। सुनिए भाई एक बात, अपन है ना क्रिया के अभी सकर्मक के भाग हुए अपने, मतलब कर्म के आधार पर क्रिया के भाग हुए। अभी अपन प्रयोग के आधार पर कर रहे हैं। फिर इसके 5 भाग हैं, फिर 3 भाग और हैं जो प्रयोग और संरचना के आधार पर, तो फिर 8 भाग हो जाएंगे। फिर कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो संयुक्त क्रिया के अंदर, संयुक्त क्रिया के 11 भाग है, उसमें से भी और अभी तक कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, है ना। तो वो भी अपने क्लियर करने अपन, है ना, ऐसे नहीं छोड़े नहीं कि चलो, तो अपने उसके लिए तैयार करना है। और दूसरी बात है कि सिर्फ सीएटी के मद्देनजर हिंदी नहीं पढ़े आप कि अब मैं सीएटी करनी है। आप है ना बिग लेवल, मतलब कहीं जाओगे ना, ये स्कूल लेक्चरर हो जाएगा, आरएस के अंदर जो क्वेश्चन बनेंगे कहीं नहीं छोड़ेंगे अपन इसको। कहां से बनाएगा वो, है ना, उस हिसाब से आपको तैयार करना है। इसलिए इसको विशेष थोड़ा सा, हर चीज मजाक में न ले,
व्यवस्थित रूप से सीखने का प्रयास कोशिश करेंगे अपन बेस्ट, इसमें ना छोड़े कुछ नहीं, पूरा आ जाए, समझ गए। अब देखो पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है। पूर्वकालिक क्रिया के अंदर आप क्या होता है कि एक क्रिया के तुरंत बाद दूसरी क्रिया हो जाती है। देखो एक क्रिया के तुरंत बाद दूसरी क्रिया हो जाती है, दूसरी क्रिया हो जाती जिसकी पहचान प्राय कर द्वारा होती है। क्या होगा, एक क्रिया के तुरंत बाद क्या होगी, दूसरी क्रिया हो जाएगी, और उसकी पहचान किससे होगी, कर शब्द लग जाएगा वहां। जैसे सीता चाय पीकर चली गई। ठीक है, सीता चाय पीकर चली गई। राम खेल कर पढ़ने बैठा। है ना, सीता चाय पीकर चली गई, राम खेल कर पढ़ने बैठा। हरीश नहाकर बाजार गया। सीता चाय पीकर चली गई, राम खेल कर पढ़ने बैठा, हरीश नहाकर बाजार गया। ठीक है, यहां पर दो क्रियाएं हो रही है। पहले क्या कर रहा वो, जैसे यहां पहचान क्या होगी, जैसे पीकर, खेलकर, नहाकर। पहले एक क्रिया कर रहा है वो, पहले चाय पी रहा है और उसके बाद क्या कर रहा है, जा रहा है। यहां पर क्या कर रहा है, पहले खेल रहा है फिर पढ़ रहा है। हरीश क्या कर रहा है, पहले नहा रहा है फिर बाजार जा रहा है। यानी एक क्रिया होगी, उसके जस्ट बाद, तुरंत बाद क्या हो जाएगी, दूसरी क्रिया हो जाएगी। जैसे आप और लिख सकते हो, राम अभी सोकर उठा है ना। ऐसे लिख दो आप, रमेश अभी सोकर उठा। तो यहां पर क्या हुआ, पहले सोया फिर उठा। ठीक है, इस प्रकार की जब क्रिया आएगी तो कौन सी क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी। समझ में आ गया। प्रेरणार्थक क्रिया में समझ में आ गई बात। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होगा, किसी दूसरे से वो काम करवाएगा। इस क्रिया में क्या होगा, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया आएगी। देखो अब हम बात कर रहे हैं थर्ड की। थर्ड कौन सी है, नाम धातु। कौन सी है, नाम धातु क्रिया। नाम धातु याद रख लोगे, देर देर याद हो रही है साथ साथ, नाम धातु। अब नाम धातु क्रिया में क्या होती है, वे क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से बनती हो। समझ गए, वे क्रियाएं जो किससे बनती है, संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से बनती है। आपको पता होगा कि वैसे संज्ञा को हम क्या कहते हैं, नाम कहते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ भी क्या है, नाम है। वैसे हर जो चीज जिसका नाम है वही संज्ञा है ना। उससे बनने वाली जो क्रियाएं होगी क्या कहलाएगी, नाम धातु क्रिया कहलाएगी। जैसे एक शब्द है लाठी, एक शब्द है बात, एक शब्द है गाली, एक शब्द है हाथ,
एक शब्द है लंगड़ा, एक शब्द है अपना। कुछ शब्द मैंने लिखे, लाठी, बात, गाली, हाथ, लंगड़ा, अपना। आपसे एक सवाल है, इसमें से कौन कौन से शब्द संज्ञा के हैं, कौन कौन से शब्द सर्वनाम के हैं और कौन कौन से शब्द विशेषण के हैं। ये लाठी है, क्या बनेगा इसका? लठियाना। लाठी से बनेगा लठियाना। बाथुन, बत्तियाना, बत्तियाना। गाली से गलियाना, गरियाना। गलियाना नहीं होता है, गाली से गरियाना होता है। क्या होता है? गरियाना। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। ये हाथ से हथियाना और लंगड़ा से लंगड़ाना। क्रिया, क्रिया में क्या अपनापन बनेगा भाई? क्रिया क्या बनेगा? अपनापन नहीं बनेगा। अपनापन किस में चला जाएगा? भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। देखो अपन ने पढ़ा था वहां पर, देखो जब अपन ने विशेषण किए थे वहां पर पढ़ा था अपन ने कि विशेषण सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना है ना। तो वहां पर अपना की अपन ने दो भाववाचक संज्ञाएं बनाई थी, आपको याद हो तो। क्या क्या बनाई थी? अपनो तो और अपनापन, दो बनाई थी। तो यहां पर क्या होगा? अपनाना, अपनाना। अब देखिए मोस्ट बात जो अपने को समझनी है वो क्या है? देखिए यहां पर हमने किससे बनाई है? संज्ञा से। ये भी किससे बनी है? संज्ञा से। ये भी किससे बनी है? संज्ञा से। ये किससे बनी है? विशेषण से। और ये किससे बनी है? सर्वनाम से। पहले इधर समझो फिर लिख देना, मैं टाइम दे दूंगा। ये चीज हुई। अब देखो यहां एक चीज आई है, आपने नोट किया होगा कि जो शब्द आए, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द आए, वहां पर दो चीजें लगी इसमें। कौन कौन सा? एक लगा है आना। क्या लगा है? आना। और एक लगा है इयाना। क्या लगा है? आना और इयाना। यानी हमने यहाँ कुल मिला के नाम धातु क्रिया की जब बात की तो उसमें ये बात की कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनते हैं। ठीक, बनती है, बनते लिख दो, बनते हैं। ठीक है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें आना और इयाना आएगा। ठीक है, ध्यान रखना आना शब्द और जगह आता है, लेकिन इयाना ना, इयाना से सिर्फ नाम धातु क्रियाएं बनती है। परीक्षा में यदि ये सवाल आता है कि इयाना प्रत्यय से कौन सी क्रियाएं बनती है, तो नाम धातु क्रिया, ये मोस्ट चीज। किससे? सिर्फ इयाना। इयाना से कौन सी बनती है? तो नाम धातु क्रियाएं बनती है। अब तक अपन ने तीन पढ़ी, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक और कोई समस्या नहीं, शाबाश, होनी भी नहीं चाहिए। चलें आगे। चौथा जो प्रकार है, कौन सा प्रकार? चौथा प्रकार। चौथा प्रकार कौन सा है? करदंत। क्या है? करदंत क्रिया। करदंत क्रिया। करदंत क्रिया किसे कहेंगे? क्या होगी इसकी परिभाषा? ऐसी क्रिया, ऐसी क्रिया जिसके पीछे ना का प्रयोग नहीं हो। अब देखिए हमने जब क्रिया की बात की थी तो हमने क्या कहा था कि मूल धातु के पीछे ना लगते ही वो क्या बन जाती है? क्रिया बन जाती है। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं कि हर क्रिया के पीछे ना लगाओ। मूल धातु जरूर होता है लेकिन उसके पीछे कुछ भी लगा लेता है। लेकिन फिर हम उसमें से जब क्रिया निकालने की बात होती है तो हम ना लगा के उस शब्द के साथ बनाते हैं।
जैसे पढ़ता है ना, तो यहाँ क्या लगा, ता लगा, पढ़ मतलब पढ़ मूल धातु है और क्रिया क्या है, पढ़ना है, लेकिन रमेश पढ़ता है तो वहां ता लगा है, तो यानी ना नहीं लगा ना। तो ऐसी जो भी क्रियाएं आपको मिलेगी वो सब क्या होगी, कर्दंत होगी। जैसे अपन कुछ उदाहरण ले लेते हैं इसके, जैसे पढ़ से क्या बनता है, पढ़ता, पढ़ते, है ना। जैसे चलेगा, चल से चलेगा बनेगा, चलता, चलेंगे आदि, ये चल से बन गए आपके। इस प्रकार के जो उदाहरण आएंगे ना वो सब किस में होंगे, कर्दंत क्रिया। सीधा सीधा इसका फैक्ट है कि इसके अंदर क्या नहीं होगा, ना नहीं होगा। समझ में आ गया।